तो दोस्तों आज हो गया 16 अगस्त 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दलित, पिछड़े, आदिवासी और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का संकल्प दोहराया है। नीट में ओबीसी आरक्षण और संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के बाद प्रधानमंत्री के इस ऐलान ने विपक्ष की चुनौतियां बढ़ा दी है। विपक्ष अभी तक ओबीसी को लेकर सरकार के हर फैसले का समर्थन करता रहा है। पेगासस और किसानों के मुद्दे पर सरकार की गतिरोध के बावजूद विपक्ष को संविधान संशोधन का समर्थन करना पड़ा, पर जातीय जनगणना के जरिए विपक्ष को पलटवार का मौका मिल गया है। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ओबीसी का मुद्दा उठा रही है, पर जातीय जनगणना के मुद्दे पर चुप है। दूसरी बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस सांसद डोला सेन के काफिले पर रविवार को उस वक्त हमला हो गया जब वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दक्षिण त्रिपुरा जिले के बिलोनिया टाउन में तिरंगा फहराने गई थी। इस दौरान उनके काफिले की गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचा और तस्वीरों में शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि समाचार एएनसी एएनआई से बात करते हुए टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि कुछ टीएमसी नेताओं के साथ मैं दक्षिण त्रिपुरा के बिलोनिया और सबरूम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने गई थी। उस वक्त हमला हो गया और पुलिस वहां मुख्य दर्शक बनी रही। तीसरी बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में रविवार को भी कोरोना संक्रमण से कोई मौत नहीं हुई है। अगस्त माह में 5 दिन कोरोना से मौत का आंकड़ा 0 रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को कोरोना के 53 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 18 मरीजों को छुट्टी दी गई है, जबकि एक भी मरीज ने कोरोना के कारण दम नहीं तोड़ा। आपको बता दें कि दिल्ली में अब तक कोरोना से 14,37,091 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 14,11,509 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 25,059 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। चौथी बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी में किसान आंदोलन से संबंधित कोई भी कार्यक्रम नहीं होने से दिल्ली पुलिस ने रविवार को राहत की सांस ली है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ महीनों से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने दिल्ली की सीमा में कोई कार्यक्रम नहीं करने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों के कारण सुरक्षा को लेकर चिंतित दिल्ली पुलिस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह पर लाल किले पर हिंसा हुई थी। इसी वजह से किसी अनहोनी की आशंका से दिल्ली पुलिस चिंतित थी। इसके मद्देनजर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। पांचवी बड़ी खबर, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है। टोलो न्यूज़ ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। गनी के देश छोड़ने से पहले तालिबानी आतंकियों का एक दल राष्ट्रपति भवन सत्ता के हस्तांतरण के लिए पहुंचा था। सूत्रों के अनुसार रविवार को नई अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में अली अहमद जलाली को चुना गया है। आपको बता दें कि तालिबान को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस ARG में बातचीत चल रही है। खामा प्रेस न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद के प्रमुख अब्दुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वो इस प्रक्रिया में मध्यस्थता कर रहे हैं। छठी बड़ी खबर, पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि हमें चुनौतियों से मिलकर निपटना होगा, हमें देश को मजबूत बनाने का संकल्प लेना चाहिए। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव रविवार को प्रदेश मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडारोहण कर समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में प्रदेश का सम्मान बचाने का चुनाव है। सत्ताधारी दल ने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कई भर्तियों को साल साल से सरकार उलझाए बैठी है। सीमाओं पर सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है। भारत की पहचान को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। भाजपा जातियों में झगड़ा लगाती है और पुरानी बातों में उलझाना चाहती है। सातवीं बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी को योगी के मंत्री ने दी नसीहत, कहा अपने स्वार्थ के लिए यूपी को ना बनाए सांप्रदायिकता की भूमि। जी आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी है। अन्य राज्य की पार्टियां भी इस बार यूपी में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी 17 अगस्त से यूपी में चुनावी आगाज़ करने जा रहे हैं। वो अपने अभियान की शुरुआत प्रयागराज ज़िले से करेंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री को लेकर योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई भी आए कहीं से भी शुरुआत करे उसकी पूरी इजाज़त है। अगर असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं तो उनका भी स्वागत करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 साल में यूपी शांत रहा, इसलिए आने वाले दिनों में ओवैसी अपने स्वार्थ के लिए उसे सांप्रदायिकता की भूमि कतई ना बनाए। आपको बता दें कि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए वो सेकुलर पार्टियों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें भी आगे आना होगा। का इंतजाम कर रहे थे, वो ये जानते थे कि अगर सिलेंडर हमें मिल जाएगा तो हमारी जान बच जाएगी। लेकिन जो सरकारें रहीं
वो हमारे गरीबों को अनाज छोड़ दिया, उनको अपने सहारे पे छोड़ दिया, दवाई, बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे लोग की जान चली गई। आज दुनिया में हमारा देश इसलिए नौजवान है क्योंकि नौजवान ज्यादा है। आबादी, हमारे नौजवानों की संख्या बहुत है। उनके हाथ में अगर नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, उनको सही तरह की पढ़ाई नहीं होगी, तो आखिरकार हमारे देश का भविष्य क्या होगा, इस पे भी हमें सोचना होगा। आज जब देश दुनिया के बराबर खड़ा होना चाहता है, यहाँ के युवा, यहाँ के नौजवान, यहाँ के तमाम हमारे बुद्धिजीवी हैं, यहाँ के साइंटिस्ट, प्रोफेसर, एक्सपर्ट्स, यहाँ के उद्योगपति चाहते हैं दुनिया के बराबर खड़े हों, लेकिन जो सहयोग सरकार से होना चाहिए सरकार से नहीं मिल पा रहा है। ये सरकारें जो 60 साल से हैं सत्ता में, उत्तर प्रदेश में भी हैं, वो तमाम लोग दूसरे मुद्दों को उठाना चाहते हैं। सीमाओं के मुद्दों पर जो उन्हें मजबूती दिखानी चाहिए, वो मजबूती सीमाओं पर नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को संकल्प लेना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। हम आप सब लोग तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन एक एक नौजवान को जिम्मेदारी है कि वो देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए 2022 का चुनाव वो अपना चुनाव समझें। क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया जनता के बीच में। संविधान में से खिलवाड़ हो रही है, पिछड़ों को लेकर के, दलितों को लेकर के। आजादी के 75 साल गुजर गए, 75वां हम लोग मना रहे, और अभी भी संविधान ने जो अधिकार दिए हैं पिछड़ों को, दलितों को, हमें आकलन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें मिल पाया कि नहीं मिल पाया है। कभी कभी सवाल उठता है कि 1931 में कभी जाति जनगणना कराई गई थी। आज पूरा देश चाहता है जाति जनगणना हो, और हम समाजवादी लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमने बहुत करीब से देखी हैं चीजें उत्तर प्रदेश में। यही सरकार में बैठे लोग जातियों के बीच में झगड़ा कराते हैं, कहते हैं आपका अधिकार, आपका सम्मान सब कोई और छीन रहा है। कभी इस जाति में ये कहना कि वो छीन रहा है, उस जाति में कहना वो छीन रहा है। इसलिए जब आज 15 अगस्त से पूरा देश आजादी के त्योहार की तरह मना रहा है, तो वहीं सरकार को भी यही फैसला लेना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी आबादी की जनगणना हो, और कम से कम हमें पता हो कि आबादी में हम क्या हैं, और जब कभी कोई पॉलिसी बने, कार्यक्रम बने, योजनाएं बने, तो हमें आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। ये सब मैं एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने कार्यकर्ताओं को इसलिए बधाई देता हूँ कि इतनी गर्मी, इतनी उमस, उन्होंने पसीने की परवाह नहीं की। मैं लखनऊ के कार्यकर्ता और पूरे प्रदेश से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ, और सबसे ज्यादा आभारी है नेताजी का, कि नेताजी आज आकर के 15 अगस्त का भारत का झंडा लहराया उन्होंने यहाँ पे पार्टी कार्यालय में। ये अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि जो रास्ता नेताजी ने दिखाया था उसी रास्ते पे चल करके समाजवादियों का एक बार फिर झंडा बुलंद करने का काम हम लोग करेंगे।